मॉर्निंग 7th क्लास। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट में लेसन 3 राष्ट्रीय एकता पढ़ा रही हूँ। किसी राष्ट्र की भूमि के निवासी और निवासियों की संस्कृति से राष्ट्र निर्मित होता है। यानी जिस देश के लोग होते हैं उसकी संस्कृति, भूमि, धरती और रहने वाले लोगों की संस्कृति से राष्ट्र यानी देश बनता है। यह भारत भूमि समस्त राष्ट्रीय विचारों की जननी है। राष्ट्रीयता की जड़ें राष्ट्र की भूमि में जितनी गहरी होंगी, राष्ट्रीय भावों का अंकुर यानी बीज उतना ही पल्लवित हो गया ना खिलेगा। राष्ट्र की भूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। देश, पूरी पृथ्वी राष्ट्र की भूमि और उसके निवासियों के सम्मिलित रूप से ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है। राष्ट्र के स्वरूप निर्माण में तीसरा अंग संस्कृति है। जब तक संस्कृति का विकास नहीं होता, राष्ट्र का वास्तविक विकास नहीं हो सकता। सांस्कृतिक विकास के लिए सहिष्णुता, सहयोग और समन्वय की भावना परम आवश्यक है। तो राष्ट्रीय एकता का अभिप्राय संपूर्ण भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक एकता है। भारत अनेक धर्मों, जातियों और भाषाओं का देश है। इस अनेकता में एकता की भावना ही भारत की विशेषता है। हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, पारसी आदि रहते हैं। इन सभी की पहचान व उपासना विधि पद्धति पृथक यानी अलग अलग हैं। इन विभिन्न धर्मों का विविध जातियाँ व उपजातियाँ जिनके अपने अपने रीति रिवाज हैं। देश में 22 संविधान, समस्त भाषाएं हैं जिनकी अलग अलग लिपियाँ हैं। उसी प्रकार भारत कश्मीर के कन्याकुमारी से कन्याकुमारी तक, असम से काठियावाड़ तक अखंड भारत है। देश की एकता व अखंडता बनी रहे, यही सभी भारतवासियों का परम कर्तव्य है। हम सबसे पहले भारतीय हैं, तब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई व जाति, भाषा तथा प्रांत के हैं। राष्ट्रीय एकता के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता है राष्ट्र को मातृभूमि के रूप में देखने की, उसके प्रति आस्था और श्रद्धा रखने की। दुर्भाग्य से आज देश के राजनीतिज्ञों भारतवासियों के मस्तिष्क में क्षेत्रीयवाद के बीज बोने शुरू कर दिए हैं। इस देश के भविष्य के लिए उचित नहीं कहा, इससे देश के भविष्य के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। यदि हम भारतवासी किसी कारणवश छिन्न भिन्न यानी अलग अलग हो गए तो हमारी पारस्परिक फूट को देखकर अन्य देश हमारी स्वतंत्रता को हड़पने का प्रयास करेंगे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, जब जब भी हम असंगठित हुए यानी अलग हुए, हमें आर्थिक और राजनीतिक रूप से इसकी कीमत चुकानी पड़ी। जब जब भी विचारों में संकीर्णता आई, आपस में झगड़े हुए, जब कभी भी नए विचार में प्रमुख मोड़ा, हानि ही हुई, हम विदेशी शासन के अधीन हो गए। तो राष्ट्रीय एकता की भावना का अर्थ मात्र यह नहीं कि हम एक राष्ट्र से संबंध है यानी केवल एक देश से संबंधित है। राष्ट्रीय एकता के लिए एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना भी आवश्यक है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात हमने सोचा था कि हमारी पारस्परिक भेदभाव की खाई फट गई यानी हमारे भेदभाव खत्म हो गए, किंतु देखा यह जा रहा है कि सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता, जातीयता, अज्ञानता और भाषागत अनेकता ने पूरे देश को आक्रांत कर रखा है। विदेशियों ने भारत में एक छत्र राज्य करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ की एकता पर प्रहार किया था, क्योंकि कोई भी शासक अपना प्रभुत्व जमाने के लिए जनता में एकता नहीं चाहता। इसलिए यहाँ फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई, जिसके कारण वे सैकड़ों वर्षों तक यानी अंग्रेज सैकड़ों वर्षों तक भारत के सशक्त शासक बने रहे। परिणामतः भारत में धर्म तथा वर्गों के आधार पर कलह और दंगे भड़कते रहे। सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रत्येक देशवासी को यह बात सदा ध्यान रखनी चाहिए कि प्रेम से प्रेम, घृणा से घृणा, प्रेम से प्रेम और घृणा से घृणा और विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है। हमें सोचना चाहिए कि अच्छे हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई अपना किसी अन्य संप्रदाय के सदस्य होने के साथ साथ हम अच्छे भारतवासी भी हैं। धर्मों में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है। सभी धर्म उनके प्रवर्तक तथा गुरु सत्य, अहिंसा, प्रेम, एकता, सदाचार और नैतिकता पर बल देते हैं। इसलिए सच्चे धर्म के मूल में भेदभाव नहीं है। मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च सभी पूजा प्रार्थना के पवित्र स्थान है। मनुष्य को इन स्थानों पर आत्मा की शांति मिलती है। हम सभी का कर्तव्य है कि इन सभी स्थानों को पूज्य भाव से देखते हुए उनकी पवित्रता की सभी प्रकार से रक्षा करें। भारत बहुमुखी राष्ट्र है जिसमें प्रांतों की अलग अलग बोलियां और भाषाएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा को श्रेष्ठ और उत्तम और साहित्य को महान मानता है। इस आधार पर भाषागत विवाद खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर हम इस तथ्य को भूल जाते हैं कि राष्ट्रीयता एकता की बड़ी पहचान है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र की एक राष्ट्रीय भाषा हो, यह अनिवार्य है। भारत की राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरो सकती है। हमारे संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, किंतु सभी प्रादेशिक भाषाओं के उत्थान की ओर उत्थान और विकास के लिए भी संपूर्ण व्यवस्था की गई है। यदि कोई व्यक्ति अपनी राष्ट्रभाषा के मौलिकांश दूसरी भाषा का अपमान करता है या उसकी अवहेलना करता है तो यह राष्ट्रीय एकता पर प्रहार करता है। राष्ट्रीय एकता का महत्व ऐसे कठिन समय में और भी आवश्यक होता है जब पड़ोसी शत्रु राष्ट्र देश में वर्ग संघर्ष का उन्माद फैला रहा है। यह स्थिति हर देशवासी के विवेक को चुनौती देती है। शत्रु राष्ट्र कभी नहीं चाहता कि हम समग्र रूप में उन्नति करें। वह हमारी
उन्नति में बाधा उत्पन्न कर दे, देश को खंडित करने की चाल चलता है और पूर्णतया असफल रह जाता है। अपनी इस निरंतर असफलता पर वह खिन्न है। हमें उससे सदैव सचेत रहना होगा। हमें यह जान लेना होगा कि जब शत्रु अपनी गिद्ध दृष्टि हम पर लगाए हुए हो तो सारे वैमनस्य यानी भेदभाव भूलकर केवल एक ही विचार मन में लाना है, संगठित व अखंड राष्ट्र की शत्रुओं से सुरक्षा करना। तो देश के नेताओं को दलगत शुद्ध राजनीति का परित्याग कर राष्ट्रहित में कार्य करना होगा, तभी देश की एकता व अखंडता अक्षुण्ण बनी रह सकती है। देश में घूस लेने का चलन इतना अधिक हो गया है कि इसने सभी विरुद्ध कार्य संभव कर दिए हैं। ये घूसखोर शत्रु देश के घुसपैठियों से घूस लेकर उन देश में उपद्रव फैलाने की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे उपद्रव से राष्ट्र की एकता को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। ऐसे निंदनीय कर्मों में लिप्त समाज को नई राह दिखानी होगी। व्यक्ति को अपना उद्देश्य केवल ऐसे निंदनीय कर्मों से के लिए समाज को नई राह दिखानी होगी। व्यक्ति को अपना उद्देश्य केवल रोटी कपड़ा और मकान के अर्जन तक सीमित न रखकर पड़ोसी की भूख प्यास बीमारी पर भी केंद्रित करना होगा। अपने कार्यों से समाज में उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे, लोगों में प्रेरणा बननी होगी। जब व्यक्ति स्वयं सुधरेगा तभी राष्ट्र का विकास होगा और हम सभी भ्रमों और अलगाववादी सोच से परे अपने राष्ट्रीय एकता के सुदृढ़ सूत्र में संगठित रहेंगे। इसी के साथ पाठ समाप्त हो। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया।